आरुषि के हाथ में फोन अनगिनत मिस्ड कॉलों से गर्म हो गया था। 3 दिन हो गए थे, विवान से कोई बात नहीं हुई थी। वह साइबेरिया बिजनेस ट्रिप पर गए थे और उन्हें परसों लौट आना था। हर मिनट की चुप्पी आरुषि के दिल को बर्फीले शिकंजे की तरह जकड़ रही थी। माँ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? 5 साल के रियांश की पतली सी आवाज सुनकर वह चौंक गई। मैं? नहीं, मैं दुखी नहीं हूं बेटा। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? आरुषि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। बच्चे ने आह भरी, मुड़ा और वापस अपने कमरे में चला गया। रियांश नहीं जानता था कि पापा के साथ कुछ हुआ है। विवाणु वैसे भी उससे कम ही बात करते थे और पिछले 6 महीनों से तो लगभग कभी उसके कमरे में नहीं आए थे। पापा की गैर मौजूदगी से रेयांश की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था और ये दुख की बात थी। आरुषि ने उस कंपनी का नंबर डायल किया जहां विवाणम मैनेजिंग पार्टनर थे। विवाणम ने बताया था कि वे साइबेरिया में एक नई प्रोडक्शन यूनिट खोल रहे हैं। वह जनरल मैनेजर मिस्टर राजेश शर्मा से संपर्क करने में कामयाब रही। नमस्ते मिस्टर शर्मा, उसने कांपती आवाज में कहा, जैसे तैसे खुद को संभालते हुए। वह कॉरपोरेट इवेंट्स में उनसे मिल चुकी थी और उन्हें जानती थी। मैं अपने पति की बिजनेस ट्रिप के बारे में जानना चाहती थी। मैं विवाणम से संपर्क नहीं कर पा रही हूं। उन्हें 3 दिन पहले ही घर आ जाना चाहिए था। कौन सी बिजनेस ट्रिप? डायरेक्टर की आवाज में सच्ची हैरानी थी। आरुषि जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? आरुषि के हाथ से फोन छूटने ही वाला था। क्या आप इरकुत्स्क में फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं? नहीं, हमारी इरकुत्स्क में कोई फैक्ट्री नहीं है और न ही कोई योजना है। और विवाणु ने तो बताया था कि वह 2 हफ्ते की अनपेड लीव पर जा रहे हैं। आरुषि जी, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही है। छुट्टी पर? आरुषि ने फुसफुसाया और कॉल काट दी। वह धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई, अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। विवाणु का झूठ इस बार सारी हदें पार कर गया था। पहले तो वह कम से कम बहाने बनाते थे, अब तो सीधे गायब ही हो गए, फोन बंद करके। ये तो हर मर्यादा के नीचे था। बेशक उन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, धोखे के पहले इशारे पर। लेकिन रेयांश के लिए आरुष्य रुकी रही। विवान्नम बच्चे को एक सुरक्षित जीवन दे सकते थे। अगर वह चली जाती तो आरुषि को सब अकेले संभालना पड़ता। वह नहीं जानती थी कि वह कैसे सह पाती और इसका रेयांश पर क्या असर होता। लेकिन एक और कारण भी था। वह उनसे प्यार करती रही, उनके खराब व्यवहार के बावजूद। लेकिन अब उसे खुद को बदलना था, खुद को जलील करना बंद करना था। तभी फोन बजा। मिस्टर राजेश शर्मा का कॉल बैक था। आरुषि जी, मैं हूं फिर से। सुनिए, मुझे अभी फोन आया था। डायरेक्टर जल्दी और घबराकर बोल रहे थे। हाँ, विवाणु वाकई साइबेरिया में है, लेकिन फैक्ट्री में नहीं। मुझे लगता है शायद ये बात फोन पर नहीं करनी चाहिए। क्या मैं अभी आपके घर आ जाऊं? आरुषि मान गई। उसने जल्दी से जितना हो सका घर ठीक किया और इंतजार करने लगी। विवाणु की कंपनी का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। मिस्टर राजेश शर्मा अंदर आए। वे सोफे पर बैठ गए। एक लंबा दर्दनाक सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर जैसे शब्द ढूंढ नहीं पा रहे थे। आरुषि जी, उन्होंने भारी सांस लेते हुए शुरू किया। बात यह है कि विवाहणम, वह इरकुत्स्क बैकाल झील गए थे, बर्फ पर स्नोमोबाइल चलाने। वे अक्सर वहां जाते हैं, विवाहणो अपने दोस्तों के साथ। आरुषि अपने पति की जिंदगी की नई बातें सुनकर हैरान थी। हाँ, लेकिन अभी बात यह नहीं है। आपकी कॉल के तुरंत बाद मेरा एक कलीग आया और इरकुत्स्क से जानकारी दी। वहां अभी थोड़ी गर्मी हुई थी। स्नोमोबाइल चलाना जाहिर है ऐसी कंडीशन में मना है। लेकिन लेकिन क्या? जल्दी बोलिए। आरुषि ने सब्र खो दिया। अंदर सब कुछ जम गया था। लेकिन विवाणु ने फिर भी बर्फ पर उतरने का फैसला किया और वह गिर गए। यह कैसे हो सकता है? आरुषि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक रही है। आरुषि जी, आप ठीक तो है? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? मिस्टर राजेश शर्मा ने घबराकर पूछा। नहीं। वो हो मर गए? बात यह है कि यह घटना झील पर नहीं बल्कि उसके पास एक नदी पर हुई थी। वहां तेज अंडरकरंट था।
विवाणम का शव अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बचाव दल कह रहे हैं कि उनके जीवित मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आरुषि को जैसे करंट लग गया। 15 मिनट पहले वह विवाणम को कोस रही थी, जाने का फैसला कर रही थी, और अब उसे पता चला कि वह मर गए। वह खालीपन में देख रही थी। आंखों के सामने एक मूक फिल्म की तरह उनकी जिंदगी के पल चल रहे थे। मिस्टर राजेश शर्मा ने उसे एक गिलास पानी दिया। मैं वादा करता हूं, वह उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी आपकी मदद करेगी, विरासत में भी और सभी कानूनी मामलों में भी। लेकिन जब उनका शव मिला ही नहीं, तो यह कैसे संभव है? क्या पता वह जीवित हो? आरुषि ने बेतहाशा पूछा, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसा होता है। किसी व्यक्ति को बिना शव मिले भी मृत घोषित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आप इस नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे यकीन दिलाया गया है कि बचने का कोई मौका नहीं था। मुझे अफसोस है। आरुषि अब सुन नहीं रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे झेलेगी। मुश्किल से खुद को संभाल कर उसने डायरेक्टर को विदा किया और किचन में बैठ गई। मां, आप क्यों रो रही हैं? रियांश चुपचाप आ गया। क्या? मैं नहीं रो रही हूं, बस आंखों से पानी आ रहा है। तुम फिर क्यों नहीं सोए? मैंने आपको किसी अंकल से बात करते सुना। क्या वो पापा के ऑफिस से अंकल थे? और पापा कहाँ हैं? आरुषि चुप हो गई। क्या कहे? 5 साल के बच्चे को उसके पिता की मौत के बारे में बताना, बताना कि वो आसमान में चले गए। उसने समय निकालने का फैसला किया। पापा फिर से सफर पर है, हमेशा की तरह। बस इस बार वह थोड़ी देर रुकेंगे। और वह वहां क्या कर रहे हैं? रेयांश उस उम्र में था जब सवाल बिना रुके आते थे, और अब उनका जवाब देना खासकर मुश्किल था। वह नई दुनिया खोज रहे हैं। पहाड़, झील, समुद्र खोज रहे हैं। मतलब काम कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं। मुझे भी नई दुनिया खोजनी है। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो जो चाहो सो खोजना। और अभी तुम्हें सोना है। जानते हो, आदमी सबसे ज्यादा सोते समय बढ़ता है। तो जितना जल्दी सोओगे उतना जल्दी बड़े होगे। चलो जाओ बिस्तर पर। बच्चा दरवाजे तक गया, लेकिन अचानक रुक गया, मुड़ा और वह सवाल पूछा जो उसने विवाणम की बिजनेस ट्रिप के दौरान कभी नहीं पूछा था। और पापा कब लौटेंगे? मुझे नहीं पता। आरुषि मुश्किल से हिचकी दबा पाई। बहुत जल्दी नहीं। उनका सफर मुश्किल और लंबा है। वह मुश्किल काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते में नई दुनिया नहीं मिल जाती, तुम खुद समझते हो। रेयांश ने सिर हिलाया और चला गया। कई सालों में पहली बार आरुषि थोड़ी खुश थी कि उसके पति ने बच्चे पर लगभग ध्यान नहीं दिया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर विवाहणों एक प्यारे पिता होते तो वह रेयांश को यह सब कैसे समझाती। अब इस बात की संभावना थी कि बच्चा समय के साथ पापा को भूल जाएगा और पूछेगा भी नहीं। बेशक सालों बाद जब रेयांश टीनेजर होगा तो सच बताना पड़ेगा, लेकिन यह बात की बात थी। अभी सबसे जरूरी था उसकी मानसिकता को बचाना। लेकिन उसका क्या? विवाणों के धोखे, दूसरी जिंदगी और बाकी हरकतें उनकी मौत के दर्द को कम नहीं कर रही थी। आरुषि जानती थी कि वह अपने पति से प्यार करती है, लेकिन अब यह एहसास और ज्यादा चुभ रहा था। वह एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंस गई थी। जिस पल उसने मजबूती से जाने का फैसला किया था, वह गुस्से और नाराजगी से अपनी भावनाओं को दबा सकती थी। अब ऐसा नहीं हो सकता था। जो इंसान दुनिया से चला गया हो, उससे नाराज नहीं हो सकते। उसके धोखे जैसे मिट गए थे। उसे उनकी जिंदगी की शुरुआत के खुशनुमा पल याद आ रहे थे। उसने फैमिली एल्बम निकाली। पन्ने पलटते हुए उसे एक फोटो दिखी। वे दोनों काकेशस में कहीं स्नोमोबाइल पर थे। तब उसके पति उसे ट्रिप पर साथ ले जाते थे। वे एक प्रोफेशनल थे। आंखें बंद करके भी स्नोमोबाइल चला सकते थे। आरुषि आंसू पोंछते हुए याद कर रही थी। उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया? यह उन जैसा नहीं था। नहीं नहीं, शव मिलने का इंतजार करना होगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। उसने एल्बम बंद कर दी। 2 मिनट के लिए राहत मिली, लेकिन तुरंत अविश्वसनीय कड़वाहट छा गई। हिस्टीरिया रोकने में सिर्फ बेटे का ख्याल मदद कर रहा था। वह दौड़ना चाहती थी, फोन करना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, तलाश जारी रखने की मांग करना चाहती थी।
उसने मिस्टर राजेश शर्मा को कॉल करने की सोची, लेकिन रुक गई। इससे क्या फायदा होगा? वह तलाश पर असर नहीं डाल सकती थी। यह समझाना बेवकूफी होगी कि उसका पति इतनी अजीब तरह से नहीं मर सकता, क्योंकि वह स्नोमोबाइल अच्छे से चलाता था। उसने फिर से खुद को संभाला। आरुषि खाली बैठी थी, बस सोना और जागना चाहती थी। अपने पति को काम पर जल्दी जाते हुए देखना चाहती थी, जो धीरे से बाय कहकर फिर से गायब हो जाएगा। उसने वैलेरियन की गोली ली और लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, उम्मीद रखो और इंतजार करो। उम्मीद रखो और इंतजार करो। वह अपने पति को जाने नहीं देना चाहती थी। परिवार से जाने देने को तैयार थी, लेकिन जिंदगी से नहीं। पेलेरिन का असर हुआ और आरुषि आखिरकार सो गई। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद रखो और इंतजार करो कम सुनाई देने लगा। विवाणम को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था। शव मिला ही नहीं। मिस्टर राजेश शर्मा ने अपना वादा निभाया। विरासत में मदद की, आर्थिक सहायता दी, कंपनी में रिमोट जॉब दिलवा दी। आरुषि रेयांश की परवरिश और कमाई को साथ लेकर चल रही थी, लेकिन वह पति को भुला नहीं पाई। 3 साल वह शोक में रही, आराम और मनोरंजन से खुद को दूर रखा। सिर्फ बेटे को देखकर मुस्कुराती थी। वह उसका एकमात्र सहारा था। 3 साल बीत गए। एक टूरिस्ट कंपनी की वेबसाइट पर एक लड़की टिकटों के साथ मुस्कुरा रही थी। आरुषि ने गहरी सांस ली और बुक बटन दबाया। रेयांश, उसने जोर से आवाज दी। 1 हफ्ते में सोची छुट्टी मनाने जा रहे हैं। 7 दिन उसने तैयारी की, सिर्फ सामान की नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी नई जिंदगी को स्वीकार करने की। एक टूटी हुई विधवा की नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीने वाली औरत की। समय जल्दी उड़ गया। एयरपोर्ट आ गया। वह वेटिंग हॉल में बैठी थी। आखिरी बार विवाणों के साथ 5 साल पहले एयरपोर्ट पर थी। यादें उमड़ आईं, लेकिन वह उन्हें दूर कर पाई। आरुषि ने रेयांश का हाथ पकड़ा। भीड़ में वे बोर्डिंग गेट की ओर बढ़े। यहां कम लोग थे। वे गेट के पास बैठ गए। आरुषि ने यात्रियों पर नजर डाली। ज्यादातर लोग खुश थे, छुट्टी मनाने जा रहे थे। युवाओं का एक समूह हंस रहा था। 2 बुजुर्ग महिलाएं अखबार पढ़ रही थीं। कुछ पंक्तियों आगे एक जोड़ा बैठा था। लगभग 25 साल की रंगी हुई गोरी लड़की और चौड़ी टोपी और चश्मे वाला एक आदमी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने अपना सिर साथी की ओर झुकाया था और टोपी ने उसका चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। आदमी उत्सुकता से कुछ बता रहा था, लेकिन लड़की अनमने ढंग से फोन में देख रही थी। आरुषि ने और देखना बंद कर दिया और अपने फोन में डूब गई। 15 मिनट बाद बोर्डिंग की घोषणा हुई। आरुषि और रेयांश ने अपनी सीट ढूंढ ली। बच्चा खिड़की के पास, मां बगल में। रेयांश, ये तुम्हारी पहली याद रहने वाली उड़ान है, आरुषि ने खुशी से कहा। आखिरी बार वे तब उड़े थे जब वह 2 साल का भी नहीं था। ये बहुत बढ़िया है मां। कितना अच्छा है कि हम उड़ रहे हैं। शायद तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार तुम कैसे उड़े थे, आरुषि ने पूछा और तुरंत ही सवाल से डर गई। बच्चे ने खिड़की से बाहर सोच में डूबकर देखा। नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आरुषि ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि रेयांश की यादों में उसके पिता से जुड़ी तस्वीरें उभर आएंगी। 3 साल में बच्चा लगभग कभी पापा को याद नहीं करता था। आरुषि नई दुनिया खोजने की कहानियां सुनाती थी। रेयांश बड़ा हो रहा था। सवाल कम होते जा रहे थे। पिछले 1.5 साल में उसने एक बार भी नहीं पूछा था, लेकिन आरुषि लगातार चिंता करती थी। क्या पता क्लासमेट्स अपने पापा के बारे में बताए? किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए कि वह उसके दोस्तों की मांओं से बात करती थी, लेकिन वह जानती थी जल्द ही गंभीर बात करनी पड़ेगी। मां देखो, हम बादलों के ऊपर हैं, बच्चे ने उत्साह से चिल्लाया। आरुषि ने बेटे की ओर देखा और विवरणों के साथ उनकी उस उड़ान को याद किया। रेयांश पापा की गोद में बैठा था, चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि दूसरे बच्चे चिल्ला रहे थे। आरुषि उन्हें देख रही थी और बहुत खुश थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह उड़ान आखिरी होगी। 1.5 साल बाद विवाणम और वह रेयांश के बिना उड़े थे। तब उनके रिश्ते में पहले से ही गलतफहमी और संदेह शुरू हो गए थे। उस यात्रा का लक्ष्य करीब आना था। ऐसा नहीं हुआ। रिश्ते खराब होते चले गए। आरुषि ने एयर होस्टेस को बुलाया
पानी मांगा। वह अपने पति की यादों में नहीं लौटना चाहती थी, लेकिन यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला तोड़ दिया। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करनी चाहिए, उसने सोचा। पानी पिया, आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। माँ, माँ, मुझे टॉयलेट जाना है, बेटे ने उसे जगाया। चलो मैं तुम्हें ले जाऊं? नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं 8 साल का हूं। आंटी ने बताया था, अगर कुछ हो तो मैं पूछ लूंगा। तुम कितने समझदार हो गए हो, आरुषि ने कहा और बेटे को जाने दिया। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। एयर होस्टेस ने टॉयलेट की ओर इशारा किया। बेटे के पहुंचने का यकीन करने के बाद आरुषि खिड़की की ओर मुड़ गई। विमान सीधा उड़ रहा था, लेकिन 1 मिनट बाद आवाज आई, देवियों और सज्जनों, कैप्टन बोल रहा है, हम टर्बुलेंस क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। थोड़ी हलचल हो सकती है, कृपया शांत रहे, स्थिति सामान्य है, 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। पायलट ने बात पूरी भी नहीं की थी कि विमान हिलने लगा। रेयांश, आरुषि का दिल सिकुड़ गया। मेरा बच्चा, वह वहां डर जाएगा। मां उछल पड़ी, टॉयलेट तक जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पीछे से एक महिला की आवाज आई, मैडम, कृपया बैठ जाएं। हम टर्बुलेंस क्षेत्र में हैं। सुरक्षा नियमों के अनुसार एयर होस्टेस उसे बिठाने की कोशिश कर रही थी। वह मेरा बेटा है, मुझे जाना है। चिंता मत कीजिए, वह ठीक है। इसी पल रेयांश बाहर आया। वह कामनी अपनी सीट की ओर गया, लेकिन अचानक रुक गया। थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा, लेकिन तेजी से। पास पहुंचकर आरुषि ने उसका पीला डरा हुआ चेहरा देखा। मां, उसने कांपती आवाज में कहा। रेयांश, तुम क्यों डर गए? यह टर्बुलेंस है, डरावना नहीं है। आरुषि ने सोचा कि उसे हिलने से डर लगा। मां, रेयांश ने लगभग फुसफुसाते हुए दोहराया, वहां पापा किसी आंटी के साथ बैठे हैं। आरुषि ने जल्दी से बेटे को उसकी सीट पर बिठा दिया। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगा होगा। नहीं, मैंने बिल्कुल देखा। उनकी सिर्फ हेयर स्टाइल अलग है, बाकी वही है। जाओ देखो। शायद तुम थक गए हो, सो जाओ। हम पीठ सीधी कर देते हैं और तुम सो जाओगे। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्यों नहीं विश्वास? करती हूं। बस जमीन पर इतने लोग हैं और कुछ बहुत मिलते जुलते होते हैं। तुम शायद किसी मिलते जुलते अंकल से मिले हो। मुझे यकीन है कि वही थे, बच्चे ने कहा, हाथ बांध लिए और खिड़की से बाहर देखने लगा। आरुषि समझ गई कि उसे मनाना बेकार है। उसे खुद भी शांत रहना मुश्किल हो रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वहां कोई विवादम नहीं हो सकता। शायद बच्चे की यादों में उस उड़ान की यादें आ गईं, इसलिए उसे लगा होगा। यकीन करना आसान था। उठो, टॉयलेट तक जाओ और वापस आओ। लेकिन आरुषि हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्या पता सच में वहां कोई बहुत मिलता जुलता बैठा हो। ये उसे पूरी तरह से हिला देगा। बाकी की उड़ान आरुषि उठी नहीं, सिर मोड़ने से भी डर रही थी। 1.5 घंटे बाद विमान उतरना शुरू हुआ। 20 मिनट बाद वह सुरक्षित उतर गया। यात्री सामान निकालने के लिए कूद पड़े। आरुषि ने जल्दी नहीं की, भीड़ कम होने का इंतजार कर रही थी। वह बैठी खड़े लोगों को देख रही थी। इसी पल आगे की पंक्ति में बैठा एक आदमी उठा। आरुषि तुरंत समझ गई कि यह वही आदमी था। वह अविश्वसनीय रूप से विवाणु जैसा दिख रहा था। सिर्फ चेहरा थोड़ा भरा हुआ था, बाल छोटे कटे हुए थे। उसने अंगड़ाई ली और टोपी खिसक गई। आरुषि ने देखा, ठोड़ी के पास तिल। यह नहीं हो सकता। उसके दिमाग में कौन था? नहीं, यह सपना है, एक बेतुकी दुर्घटना, संयोग। मैं विश्वास नहीं करना चाहती, ये बकवास है। आरुषि कांप रही थी, लेकिन बेटे के लिए उसने भावनाएं छिपा लीं। आदमी ने टोपी लगाई, गोरी लड़की का हाथ पकड़ा और वह भी गलियारे में खड़ा हो गया। टोपी ने फिर से चेहरा ढक लिया। लोग निकल रहे थे। कुछ मिनट बाद आरुषि ने रेयांश से सामान इकट्ठा करने को कहा। उसने जानबूझकर देर तक इंतजार किया ताकि उससे सामना न हो। जेट ब्रिज से बाहर निकलते हुए वह एयरलाइन की कर्मचारी के पास काउंटर पर रुक नहीं पाई। आरुषि समझ रही थी कि लड़की दूसरे फ्लाइट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसे थोड़ी भावनाएं व्यक्त करनी थीं। माफ कीजिए, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कोई व्यक्ति मेरे साथ उड़ रहा था?
मुझे माफ कीजिए, मैं दूसरे फ्लाइट का इंतजार कर रही हूं। लेकिन थियोरेटिकली क्या आप डेटाबेस खोल सकती हैं? यह तो वही कंपनी है। थियोरेटिकली कर सकती हूं, लेकिन मैं पर्सनल डेटा कानूनों का उल्लंघन करूंगी। मैडम, मैं आपसे स्थिति को समझने का अनुरोध करती हूं। शायद आरुषि कर्मचारी के कान के पास झुकी और धीरे से, ताकि रेयांश न सुन सके, आगे कहा, वहां मेरा पति उड़ रहा था, जो कुछ साल पहले लापता हो गया था। लड़की ने आरुषि की ओर देखा, फिर रेयांश की ओर। शायद बच्चे की निगाह ने उसकी सिद्धांतों को तोड़ दिया। उसने स्क्रीन पर कुछ टाइप किया। कृपया नाम, पिता का नाम और उपनाम बताइए। क्रास पेलोफ आर्यन लोविच। आरुषि ने पहली चीज कही जो उसके दिमाग में आई, बार में सुनी हुई बातों को याद करते हुए। इस नाम का कोई भी व्यक्ति आपकी फ्लाइट में नहीं उड़ा, लड़की ने जवाब दिया। बस, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप हट जाएं और किसी को न बताएं कि मैंने यह किया। हाँ, जरूर, आरुषि ने हैरान होकर जवाब दिया। माफ कीजिए। उसने रेयांश का हाथ पकड़ा और बैगेज क्लेम एरिया की ओर चली गई। आरुषि काली पट्टी को देख रही थी। किनारे से उसे टोपी वाला आदमी दिखा। उसे अपना सामान मिल गया था और वह अपनी साथी के साथ बाहर की ओर जा रहा था। अच्छा हुआ कि यह वह नहीं था, आरुषि सोच रही थी। वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करती। ऐसे संयोग भी होते हैं। लेकिन उसे सब भूलकर छुट्टी पर ध्यान केंद्रित करना था। सूटकेस मिलने के बाद वे होटल चले गए। आरुषि को कमरा पसंद आया। खिड़की से समुद्र का नजारा दिख रहा था। वह बालकनी में निकली, गहरी सांस ली, मानसिक रूप से स्थिति को जाने दिया। नई जिंदगी जारी है। आगे छुट्टी के दिन है। धूप, समुद्र, कोई भी अचानक मुलाकात बाधा नहीं बनेगी। पहले 3 दिन शानदार गुजरे। मौसम अच्छा था, लाउंज चेयर थी। सिर्फ रात में कभी कभी पड़ोसियों की बहस सुनाई देती थी। चौथे दिन शाम को आरुषि हमेशा की तरह बालकनी में निकली। बादल थे, बहुत जाने वाली थी, लेकिन उसने सुना कि नीचे के पड़ोसी बालकनी में आए हैं। वे तेज आवाज में बात कर रहे थे। वही जोड़ा जो रात में झगड़ रहा था। ताशा, क्या तुम्हें इस जिंदगी में पैसों के अलावा किसी और चीज में भी दिलचस्पी है? आदमी ने जोर से पूछा। जरूर, लेकिन मुझमें किसी चीज में दिलचस्पी लेने के लिए मुझे पहले सुरक्षित करना होगा, लड़की ने जवाब में चिल्लाया। आरुषि ने रुकने का फैसला किया। ऐसा नहीं कि उसे सुनना पसंद था, लेकिन उसे यह जानने में दिलचस्पी हो गई कि बेशर्मी किस हद तक जा सकती है। इसके अलावा आदमी की आवाज जानी पहचानी लगी। और मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं कर रहा हूं, आदमी ने जारी रखा। क्या तुम हंस रहे हो? तुम मुझे किसी भूले हुए सोची के इस कीड़े के अड्डे पर ले आए हो और मुझे साइप्रस, मालदीव, बाली चाहिए। समझती हो? लेकिन दाशा, ये कीड़े का अड्डा नहीं है। ये 4 स्टार होटल है। अगर पिछले पापाओं ने तुम्हें मालदीव में मनोरंजन किया, तो वह इसलिए था क्योंकि उन्हें सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए था। और तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जरूर, मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूं, समझाने की, तुम्हें थोड़ा और स्मार्ट बनाने की। तुम कितनी बोरिंग हो। दिखते तो जवान हो, लेकिन बर्ताव एक पुराने, दम घुटाने वाले बुढ़े जैसा है। मैं बुढ़ा हूं? आदमी की आवाज धीमी हो गई। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम भी जवान नहीं हो रही हो। सालों के साथ जिसके लिए अमीर आदमी तुम्हारे पीछे भागते हैं, वह गायब हो जाएगा और क्या बचेगा? आरुषि जम गई। जब आदमी ने धीरे बात की तो उसे समझ आया, यह उसका पति था, विवाड़म। उसे किसी और से बदलना नामुमकिन था। उसने तुरंत नहीं पहचाना, क्योंकि उसने उसे लगभग कभी चिल्लाते हुए नहीं सुना था। उनके सारे झगड़े चुपचाप या खामोशी से होते थे। लेकिन जब नीचे वाले फ्लोर के आदमी ने और क्या बचेगा कहा, तो आरुषि को कोई शक नहीं रहा। यह विवाणुम का पसंदीदा वाक्य था। वह इसे किसी भी बहस में इस्तेमाल करते थे, लेकिन दाशा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह जोर से हंसी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं 40 साल की उम्र में तुम्हारी सारी पुरानी और आने वाली गर्लफ्रेंड से ज्यादा अच्छी लगूंगी, उसने हंसते हुए कहा और दरवाजे को जोर से पटककर बालकनी से अंदर चली गई। माना जा रहा विवाणम थोड़ी देर और खड़ा रहा। दरवाजा खोला, कुछ कहने लगा
और कमरे में चला गया। आरुषि सदमे में थी। वह उसकी आवाज और सुनना चाहती थी ताकि यकीन हो जाए। रेयांश, मैं जरा काम से जा रही हूं, जल्दी लौट आऊंगी, उसने बेटे से कहा। बालकनी से अंदर आ जाओ। वह भागकर कॉरिडोर में गई, लिफ्ट बुलाई, लेकिन वह धोखे से देर तक नहीं आई। तब आरुषि सीढ़ियों की ओर भागी, एक फ्लोर नीचे उतरी और ठीक उनके नीचे वाला कमरा ढूंढ लिया। शिष्टाचार भूलकर उसने दरवाजे से कान लगा दिया। जोड़ा अभी भी झगड़ रहा था। और क्या तुम डरते नहीं कि मैं तुम्हें अभी छोड़ जाऊंगी? तुम कहां जाओगी दाशा? कहीं भी। क्या सोची में अमीर आदमी कम है? मुझसे ज्यादा अमीर तो जरूर मिलेंगे। फिर तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होगा। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जाना है जाओ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की कोई परवाह नहीं। तुम कितने बेकार पुराने गरीब आदमी हो। तुम ही तो पहले मेरे पास रेंगते हुए आओगे, माफी मांगोगे, घुटनों पर बैठ कर वापस आने की भीख मांगोगे। तुम कुछ भी सोच सकती हो, कोई तुम्हारे पीछे नहीं रेंगेगा। खुद को राजकुमारी समझती हो। ओह, नहीं रेंगेंगे तो अलविदा, लड़की ने जोर से कहा और दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ी। आरुष्य मुश्किल से दीवार से चिपक पाई। लड़की बाहर भागी और लिफ्ट की ओर भागी, आरुष्य को देखे बिना। क्या भयावह है। मैं क्या कर रही हूं? खड़ी हूं, उस जोड़े से छिप रही हूं जिसे मैं सुन रही थी। शर्म की बात है। आरुषि खुद को मानसिक रूप से कोस रही थी, लेकिन दिल से जानती थी सुनना जायज था। ऐसे संयोग नहीं होते। पहले हवाई जहाज, फिर तिल और अब आवाज। या तो आरुषि पागल हो गई थी, या दरवाजे के पीछे उसका मरा हुआ पति था। लेकिन उसे रेयांश ने भी पहचान लिया था, और बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आरुषि ने कॉरिडोर के अंत में खिड़की के पास जाने का फैसला किया, सांस लेने के लिए, लेकिन ज्यादा देर आराम नहीं कर पाई। कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। आरुषि मुश्किल से खिड़की की ओर मुड़ पाई, पर अच्छाई में उसने देखा कि आदमी ने कार्ड से कमरा बंद किया और लिफ्ट की ओर चला गया। जब वह लिफ्ट का इंतजार करने लगा, तो आरुषि ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वह सीढ़ियों तक दौड़ी और जल्दी से नीचे उतरी, लिफ्ट को पकड़ने की उम्मीद में। कामयाब हुई। वे लगभग एक ही समय पर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। आरुषि ने उसके पीछे देखा। अगर कुछ किलो ज्यादा वजन और सफेद बाल हटा दिए जाए तो यह हूबहू विवाणो होता। वह टी शर्ट और शॉर्ट्स में था। उसके मरे हुए पति को उसके बाहरी रूप से पहचानना मुश्किल नहीं था। वह उससे कुछ दूरी पर चल रही थी। इस पीछा करने का मकसद नहीं समझ रही थी, लेकिन कुछ उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। आदमी बार तक गया, एक कॉकटेल लिया और काउंटर के पास बैठ गया। जासूस बनने का खेल आरुषि को लुभा रहा था। उसने स्वेटर का कॉलर ऊपर उठाया, बाल बिखेर लिए, धूप का चश्मा लगा लिया। काउंटर के पास गई और आवाज धीमी करके एक मोजितो ऑर्डर किया। उसने उसे लगभग 5 मिनट तक पिया, जब तक आदमी ने कुछ शॉट टकीला पी ली थी, और 10 मिनट बाद शराब का असर हो गया। मैडम जरा बताइए। आरुषि चौंक गई। विवांडा मुझसे बात कर रहा था। काउंटर के पास और कोई नहीं था। आप लोग इतनी। वह चुप हो गया, शब्द ढूंढ रहा था। इतनी क्या? आरुषि ने धीमी आवाज में पूछा। पेचीदा। विवाणम ने सबसे कम आपत्तिजनक शब्द चुना। शायद आपको ऐसा लगता है सब कुछ बहुत आसान है। वाह, महिलाओं की एकजुटता। आप मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं जानती और कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है। खैर, मैं अंदाजा लगा सकती थी। आरुषि ने खाली गिलास को घूरते हुए जवाब दिया। वह उसकी ओर मुड़ने से डर रही थी। और आपने क्या अंदाजा लगाया? जाहिर है आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है। शायद वह भाग गई है, बदतमीजी की है, और अब आप समर्थन ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा जो कहे कि आप सही हैं और वह नाबालिग बेवकूफ है। आरुषि ने बिना किसी संकोच के सुनने के परिणामों का इस्तेमाल किया। हाँ, आप बहुत अच्छी तरह से अंदाजा लगाती हैं। मैं हैरान हूं। महिलाओं की सहज ज्ञान शक्ति वाकई मौजूद है, लेकिन मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। क्यों? मैं ऐसी नहीं हूं जो ये कहे कि आप कितने अच्छे हैं और लड़कियां बुरी हैं। शायद आपके मामले में लड़की बेवकूफ है, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा समझदार नहीं हैं। हालांकि आप ढीठ हैं। माफ कीजिए, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। आरुषि को खुद भी एहसास नहीं हुआ
कि वह कब बदतमीजी पर उतर आई। नहीं, आप मुझे समझाएं कि आप क्या कहना चाहती है। आरुषि ने सांस ली। उसे बताना ही पड़ेगा कि वह ऐसे पुरुषों के बारे में क्या सोचती है। खैर, आपको पुरुषों को कोई भी युवा और बेवकूफ चुनने के लिए मजबूर नहीं करता। आप खुद समझदार और परिपक्व महिलाओं से दूर जाते हैं, धोखा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि आपसे सिर्फ पैसे चाहते हैं। आप मुझे खुली किताब की तरह पढ़ रही है, लेकिन आप जानते हैं, हार्मोन भी होते हैं जो हमें युवा चुनने के लिए मजबूर करते हैं। ये एक बेतुका बहाना लगता है। जानवरों की प्रवृत्ति से लड़ने और उन्हें रोकने की क्षमता ने ही बंदर को इंसान बनाया। आप तो इंसान हैं, है ना? लगता तो है। तो फिर हार्मोन की ये कहानियां वो क्यों सुनाते हैं? वैसे शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूं। नहीं, मैंने खुद आपसे पूछा था। विवाणम ने एक और शॉट ऑर्डर किया और उसे पी लिया। ओह, मैं खूब पी गया हूं। माफ कीजिए, क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, पूछिए। अगर आप इतनी समझदार हैं और सब कुछ जानती है, तो बताइए, मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे कोई अंदाजा नहीं। अपने हार्मोन को नियंत्रित करना सीखे। वैसे मुझे लगता है कि कल या परसों आपकी युवा साथी वापस आ जाएगी। आगे क्या करना है, ये आपकी पसंद है। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं। शायद उसे छोड़ दें। आरुषि जवाब दे रही थी। बातचीत का मकसद नहीं समझ रही थी। कोई ताकत उसे विवाणों की ओर खींच रही थी, उसे जाने नहीं दे रही थी। सुनिए, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? आदमी ने ठीक उसी क्षण पूछा जब आरुषि ने खुलासा करने के बारे में सोचा था। मुझे नहीं लगता। मैं यहां पहली बार हूं। आपकी आवाज का सुर बहुत जाना पहचाना लगता है। शायद आपने किसी और से कंफ्यूज किया हो। आरुषि होश में आई, जल्दी से जाने का फैसला किया। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में शुभकामनाएं। मुझे जाना है। क्या हम फिर मिलेंगे? शायद, आरुषि ने जवाब दिया। वह बार से बाहर निकली और लिफ्ट बुलाई। समझ गई कि उसे सिर्फ इसलिए बचाया कि विवाणों ने ज्यादा पी ली थी। अब उसे कोई शक नहीं था, यह वही था। भाई नहीं, डॉपलगैंगर नहीं। लहजा, नजरें, आवाज, आदतें। और वह कैसा दिखता था जब पीता था। और लड़कियों के साथ उसका व्यवहार भी नहीं बदला था। अब उसे तय करना था कि क्या करना है। खुद को उजागर करना। और क्यों? और क्या बचेगा? विवाणम जैसा पूछता, सिर्फ उसकी आंखों में देखने के लिए। सालों में उसने उसकी आंखों में क्या क्या नहीं देखा था। लेकिन दूसरी ओर, सिर्फ दिलचस्पी के लिए। उसने ऐसा क्यों किया? किसी और परिवार में जाने के लिए। लेकिन तब वह सिर्फ छोड़ सकता था, न कि 3 साल तक रोने और दुख सहने के लिए मजबूर कर सकता था। वह कितना कमीना है, आरुषि सोच रही थी। कमरे में जाते हुए उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया कितनी बदल गई थी। हवाई जहाज में वह कांप रही थी, मुश्किल से हिस्टीरिया रोक पा रही थी। अब शांति और आत्मविश्वास। किसी भी कीमत पर खुद को सामने लाने की इच्छा नहीं थी। सिर्फ जिज्ञासा उसे सता रही थी। क्या उसकी पुरानी जिंदगी का कोई और जानता है कि वह जिंदा है? अब उसका क्या नाम है? आरुषि के पास दो विकल्प थे। पहला, खुश होना कि पादमी जिंदा है, और आगे शांति से जीना, खुश रहना, छुट्टी मनाना। कुछ साल बाद बेटे को बताना कि पापा सिर्फ परिवार छोड़कर चले गए। बच्चे की मानसिकता के लिए क्या ज्यादा बुरा है, यह अज्ञात था। मरे हुए के लिए शोक या विश्वासघात पर नाराजगी। दूसरा विकल्प बेहतर लग रहा था। आखिर उसे कोई और आदमी मिल जाएगा। दूसरा विकल्प, विवाणम से मिलना, खुद को बिना छिपाए। मुश्किल बातचीत, स्पष्टीकरण, बहाने। एक और प्रेमिका का सामना करना। लेकिन मुख्य खतरा, उसकी भावनाएं। वे उसे फिर से उसकी ओर धकेल सकती हैं। लेकिन आरुषि इस विकल्प को खारिज कर रही थी। एक बात थी मरे हुए के लिए शोक करना। दूसरी बात, झूठे, धोखेबाज, बदमाश को देखना। इसमें प्यार कैसा हो सकता था? आरुषि ने तय नहीं किया कि क्या चुनना है। सोते हुए रियांश को देखा, उसे उठाया, गहरी सांस ली। अगले दिन वे समुद्र तट पर जाने वाले थे। मौसम सुधर गया था। आरुषि शीशे के सामने खड़ी कपड़े चुन रही थी। उसने सावधानी बरतने का फैसला किया। दूसरे चश्मे चौड़े, आधे चेहरे को ढकने वाले। साथ में एक बड़ी टोपी। सिर्फ धूप से ही नहीं बचा रही थी। अगर विवाणम ठीक उसके नीचे रहता है, तो अचानक मुलाकात की संभावना है।
आरुषि ने तय नहीं किया था कि पास जाना है या नहीं। फिलहाल गुप्तता। उसने रेयांश का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की ओर चली गई। देर तक चली। सुबह सब समुद्र तट पर जा रहे थे। वे अंदर गए। लिफ्ट रुकी। दरवाजे खुल गए। लिफ्ट में रंगी हुई गोरी लड़की आ गई, दाशा। वही बिना फोन के खड़ी थी, नाराज चेहरे के साथ। मुझे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर लिफ्ट घेर लेते हैं, उसने अप्रिय आवाज में कहा। मैडम, आप क्या कह रही हैं? लिफ्ट एक है, रहने वाले ज्यादा हैं। मैंने भी उतना ही इंतजार किया जितना आपने, आरुषि ने शांत जवाब दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना इंतजार किया। ताशा ने आरुषि को तेज नजरों से देखा। पुराने कपड़े पहने हुए हैं और मुझे कुछ कह रही है। आरुषि को इससे गुस्सा नहीं आया। वह इससे ऊपर थी। सिर्फ रेयांश के कान बंद कर दिए। चुपचाप ग्राउंड फ्लोर तक गए। लॉबी में हलचल थी। तेज तर्रार लड़की भीड़ में खो गई। आरुषि खुश हुई। शायद वह विवाणम के पास जा रही थी। समुद्र तट पर पहुंचकर आरुषि समझ गई कि वह 2 बार सही थी। कल उसने कहा था कि लड़की वापस आएगी, डर या हिसाब किताब। और लड़की विवाणम के पास जा रही थी, जिसने शायद लाउंज चेयर ले रखी थी। संयोग से उसके पास 2 खाली मिली, कुछ पंक्तियों आगे। देखा और सुना जा सकता था, कुछ नहीं किया जा सकता था। आरुषि खुद और अपने बेटे की छुट्टी खराब नहीं करना चाहती थी। सावधानी से लाउंज चेयर की ओर गई। उसकी गुप्तता के साथ डरने की कोई बात नहीं थी। उसने आराम से सामान रखा, रेयांश पर क्रीम लगाई, लेट गई। दिलचस्प चीज का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दाशा ने विवाणु को डांटना शुरू कर दिया। और तुम समुद्र के ज्यादा पास जगह नहीं ढूंढ सकते थे? उसने गुस्से में पूछा। यह सबसे पास थी। पास होने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। 11 बजे तक सोना नहीं पड़ता। ओह, मुझे कौन कह रहा है? और कल रात 2 बजे तक कौन शराब पी रहा था? तुम नहीं थे क्या? मैं सोई नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई। मैं याद दिला दूंगी मेरी प्यारी कि तुम कल मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे कैसे पता चलता कि तुम 2 घंटे में कमरे में वापस आ गई थी? यह सब तुम्हारे लिए एक सबक होगा, ताकि तुम मुझे खोने से डरो। विवाणो ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दशा रुकी नहीं। मैं उस पर एहसान कर रही हूं, सारी शिकायतों को भूल रही हूं, तुम्हारे झूठ, अपमान को भूल रही हूं। मैंने तुम्हें कब अपमानित किया? और यह छुट्टी अपमान नहीं है, यह घटिया होटल, तुम्हें पता है आज मुझे उस घटिया लिफ्ट का कितना इंतजार करना पड़ा? किसी अकेली मां के साथ जा रही थी। इन शब्दों के बाद आरुषि ने सुनना बंद करने का फैसला किया। टोपी उतारी, सिर नीचे कर लिया, लेकिन आवाजें आती रहीं। तुम कब इतनी बुरी बनना बंद करोगी? विवाणु ने धीरे से पूछा। जब तुम ऐसे बनना बंद करोगे। ओह, तुम किस पर गए हो? खुद को देखो। आरुषि ने सावधानी से सिर उठाया, विवाणु की ओर देखा। उसे खुद भी दिलचस्पी हुई। अपने पूर्व पति के चेहरे की ओर देखते हुए वह डर गई। विवाणम पीला पड़ गया था। आंखें इधर उधर घूम रही थीं। हाथ कांप रहे थे। कल बार में उसने जाहिर तौर पर देर तक पिया था। दाशा, मुझे लेटना होगा, विवाणो ने कहा और बेहोश होकर लाउंज चेयर पर गिर गया। होर्या, तासा चिल्लाई। क्या हुआ तुम्हें? कोई मदद करो। चिड़चिड़ापन डर में बदल गया। क्या वह आदमी को खोने से डरी या बटुए को? यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन डर बेकार था। दाशा सिर्फ चिल्ला रही थी। आरुषि उछल पड़ी। हेलो, उसने विवाणों को चिल्लाया। पास भागी, सांस नब्ज जांची। सांस ले रहा था लेकिन कमजोर। छतरी लाओ, उसे धूप से ढकना है। दाशा, क्या? कौन सी छतरी? क्यों? लड़की समझदारी का अद्भुत प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, जाओ, बस होटल में डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। दाशा दौड़ पड़ी। आरुषि समझ गई, प्राथमिक उपचार उसे ही देना है। बाकी देख रहे थे। आरुषि ने विवाणम का पैर मोड़ा, उसे एक और पलटा, सिर पीछे कर दिया। समुद्र के पास की लाउंज चेयर तक दौड़ी, छतरी ली, लगा दी। आधे मिनट बाद विवाणु होश में आने लगा। धीरे धीरे आंखें खोली। आरुषि को देखा। वह बिना चश्मे और टोपी के देख रही थी। मर्रा, मरीना, क्या तुम हो? विवाणु ने अस्पष्ट रूप से पूछा। हाँ, आरुषि ने जवाब दिया, समझते हुए कि वह गुप्तता भूल गई है।
इसी क्षण दाशा होटल से डॉक्टर के साथ वापस आई। डॉक्टर पास आया। आरुषि वापस अपनी लाउंज चेयर पर बैठ गई। देखा कि डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिया, नब्ज जांची, दाशा से बात की। सब ठीक है, साधारण बेहोशी, शायद ज्यादा गर्मी की वजह से। अब उसे ठंडे कमरे में ले जाना चाहिए और आराम देना चाहिए। मैं उसे कैसे ले जाऊंगी? लड़की हैरान हुई। मैं खुद चलूंगा। विवाणम फुसफुसाया, उठा और चारों ओर देखा। शायद वह आरुषि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसने समय रहते टोपी और चश्मा लगा लिया था। वह उसकी नजर से बाहर हो गई। वह दाशा के साथ वापस चला गया। आरुषि समुद्र तट पर रह गई। स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। विवाहनम जानता है कि उसने उसे देखा है, लेकिन बात नहीं हो पाई। या तो वह इसे बकवास समझेगा या उसे ढूंढेगा। मिलने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसने रियांश की ओर देखा, जो फोन में बैठा था। उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। विवाणम लगभग निश्चित रूप से उसे देखना चाहेगा, शायद परवरिश में भी हिस्सा लेना चाहे। आज जो हुआ, उससे उसे अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किसके साथ रहना बेहतर है, अनुभवी समझदार महिलाओं के साथ या बेवकूफ और मतलबी महिलाओं के साथ। आरुषि उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती थी। बहुत डर रही थी, खासकर अगर वह पछतावा करने लगे। वह दयालु थी, बहुत कुछ माफ कर सकती थी, लेकिन विश्वासघात। आरुषि ने सामान बांधा, बेटे के साथ लंच करने चली गई। हर आदमी में उसे विवाणव दिखता था। चिंता के कारण खाना नहीं खा पा रही थी। उसने रेयांश का हाथ पकड़ा और वापस कमरे में ले गई। लेट भी नहीं पाई थी कि फोन बजा। वह कहीं समुद्र तट बैग में था। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। 1 मिनट रुकिए, आरुषि चिल्लाई, फोन ढूंढना जारी रखते हुए। कॉल बंद हो गई। दस्तक फिर से हुई। यह क्या हो रहा है? मैंने कहा था इंतजार करो। आरुषि चिढ़कर गई और दरवाजा खोला। कॉरिडोर में विवाणव खड़ा था। आरुषि ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मरीना, रुको, उसकी आवाज सुनाई दी। आरुषि खड़ी रही, सोचा और फिर से खोला। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? रिसेप्शन पर पूछा कि वसंत किस कमरे में रहता है और तुम्हारा नाम बताया। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, आरुषि ने सख्ती से जवाब दिया। मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन चलो बात करते हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम कुछ नहीं समझते। मुझे कुछ तो समझाने का मौका दो। अभी नहीं, बच्चा सुन लेगा। ठीक है, फिर शाम को होटल बार में 10 बजे। ठीक है? जिज्ञासा हावी हो गई थी। कृपया आना। आरुषि ने दरवाजा बंद कर दिया। अब उसे बातचीत के लिए तैयार होना था। वह नहीं जानती थी कैसे। बाकी का सारा समय वह बेचैन रही। वह क्या बताएगा? क्या कहानी बनाएगा? क्या एक भी शब्द पर विश्वास करना चाहिए? कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक बात तय थी, सख्त रहना, भावुक नहीं होना, हर चीज को आलोचनात्मक नजर से देखना। इन्हीं विचारों के साथ रियांश को सुलाकर वह बाहर चली गई। उसने पीछे की ओर एक टेबल चुना, जहां संगीत कम सुनाई दे। इंतज